हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। भले चैप्टर का नाम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको पांचवी क्रियाकलाप के बारे में भी बता रखा है, जिसको हम पंचम क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पहली और दूसरी क्रियाकलाप के बारे में तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तृतीयक, चतुर्थक और पांचवी क्रियाकलाप आज के इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, हम डिटेल में अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कोई नींद में भी आपसे पूछ लेगा ना भाई कि बताओ पांचवी क्रियाकलाप कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। और मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप से कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। जो चैप्टर में आपको बताया गया वो सब टॉपिक आपके दिमाग में छपने वाले हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक से, जिसमें हम ये 5 चैप्टर तो कवर कर चुके हैं। आज हम कवर कर रहे होंगे तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, और इसका भी आज सुराहा हो जाएगा। तो देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिकार की बात करी थी। कहने का मतलब ये है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर ये सभी क्रियाकलाप आती है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा। ऐसे द्वितीय क्रियाकलाप की बात करूं तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि भाई हम कच्चा माल आता है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, उसको एक नई वस्तु में बदल देते हैं। तो जैसे कि आलू को बदल दिया चिप्स में, है, गन्ने से हमने चीनी बना दी। ठीक है, नई वस्तु बन गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं, दूसरी क्रियाकलाप बोलते हैं। जिसमें कच्चे माल को एक नई वस्तु में बदल दिया जाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये हमने द्वितीय क्रियाकलाप वाले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ तक तो हमको पता है। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप जो आपका चैप्टर भी है, उसके बारे में आप जानना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तृतीय क्रियाकलाप, जब तीसरी क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप की जब बात करता हूँ तो इसको हम सेवा सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा सेक्टर बोलते हैं। क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की सेवाएं आती हैं। आप अपने आसपास जो सेवाएं देखते हो, सेवाएं मतलब सर्विसेज, चाहे आप पढ़ने की बात कर लो, चाहे आप किस अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना, वो कुछ भी आपके लिए लिख रहा है, दवाई वगैरह, जहां पर भी आप जा रहे हो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो बस अपना दिमाग से बंदा खेल रहा है ना, यहाँ पर अपने दिमाग से बंदा वो पैसे कमा रहा है, यहाँ पर तो कोई प्रोडक्ट वो दे ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, फिर भी वो पैसा कमा रहा है, तो वही वो सेवा सेक्टर है कि वो अपनी सर्विस दे के अर्न कर रहा है। ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या एक सेवा सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है। तो तीसरी जो क्रियाकलाप है, इसका जो निष्पादन है वो कुशल श्रमिक, जो है कुशल श्रमिक, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला है, जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो उसका निष्पादन है, जो तृतीय क्रियाकलाप जो करता है वो कौन करते हैं? कुशल श्रमिक करते हैं, कोई नौसिखिया नहीं करता है। कुशल श्रमिक मतलब कि स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो कि तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, शामिल होते हैं, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं। ठीक है। और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। किसका? तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिक करते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से मतलब अर्न करते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ही अपनी सर्विस दे दे रहे हैं फ्री में, नहीं। व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और परामर्शदाता होते हैं, मतलब कि सलाह देते हैं। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर आप उसका सलाह लेने तो जाते हो, तो परामर्शदाता, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और कुशल श्रमिकों द्वारा क्या होता है? ये तृतीय क्रियाकलाप की जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। और तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उत्पादन, तुम यहाँ पर किसी सामान के उत्पादन से मत समझ लेना यहाँ पर। ठीक है। कोई गुड्स, सामान मतलब क्या होता है? कोई गुड्स। तो यहाँ पर तुम उत्पादन किसी गुड्स को बनाने से मत समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप के अंदर उत्पादन और विनिमय, ठीक है ना, विनिमय मतलब लेन देन, और उत्पादन मतलब यहाँ पर सर्विस से है। ठीक है भाई, सर्विस का उत्पादन करना, सर्विस को देना दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। उत्पादन मतलब एक तरह से अपनी सर्विस को देना। ठीक है। तो उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं तृतीय क्रियाकलाप के अंदर, ये पता होना चाहिए। अब उत्पादन में क्या है? सेवाओं की उपलब्धता होती है। मैंने आपको पीछे ही बताया उत्पादन क्या है यहाँ पर, कि उसके अंदर सेवा की उपलब्धता होना, जिसका उपभोग किया जाता है, जिसको यूज करा जाता है, किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी कि उपभोक्ताओं के द्वारा। और विनिमय मतलब क्या होता है भाई? लेन देन होता है। ठीक है।
तो विनिमय के अंतर्गत भाई व्यापार, संचार और परिवहन आदि सम्मिलित होते हैं। संचार के अंदर भी बातें करते हैं एक दूसरे से, है ना, व्यापार के अंदर भी लेन देन होता है। तो विनिमय के अंतर्गत जो आपका व्यापार, संचार, परिवहन ये सब शामिल होते हैं। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त सेवाओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। कि जब सेवाओं को क्या कर रहे हो, व्यावसायिक दृष्टि से बेच रहे हो, तो इसलिए बोला गया यहाँ पर कि सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। ठीक है, कोई मूर्त वस्तु नहीं होती है जिसको आप ऐसे दे रहे हो, ले भाई ये से मेरा मोबाइल है, इसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तो सेकंड उसमें आ जाएगा, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, मोबाइल बन रहा है तो। लेकिन मैं अगर अपनी सर्विस दे रहा हूँ, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो भाई। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको चैप्टर में बता रखा है। तो तीसरी क्रियाकलाप की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ आपको, तो व्यापार शामिल हो जाता है। ठीक है ना, बनाना अलग चीज है, अब उस सामान को बेचना वो एक क्या है, तीसरा सेक्टर में आ जाता है, वो एक सर्विस है। आपको बंदा मार्केटिंग में है, उसका काम ही क्या, प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो तो अपनी सर्विस दे रहा है ना, तो व्यापार करना तीसरा सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, तीसरे क्रियाकलाप में आ जाता है। उसके बाद सेवाएं, सर्विस देना। ठीक है, सर्विस बहुत तरह की हो सकती है। परिवहन, आप कोई सामान है, ठीक है, किसी कंपनी में बना, उसको जहाँ बेचना है बाजार तक लेके भी जाएगा, और कच्चा माल जहाँ से आना है ना, तो वहां से उस कंपनी तक छोड़ के भी आएगा। तो ये परिवहन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो परिवहन भी एक सर्विस है एक तरह से, तो परिवहन को भी तीसरी क्रियाकलाप में शामिल करा जाता है। और लास्ट जो है अपना संचार यानी कि कम्युनिकेशन, तो ये भी क्या अपना तीसरी क्रियाकलाप में शामिल होता है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बेसिक इंट्रो जाना तीसरी क्रियाकलाप के बारे में। बोलोगे भाई चतुर्थ क्रियाकलाप, वो आपको लास्ट में बता रखा है, ठीक है, ध्यान रखना बुक के अंदर, तो उसको लास्ट में देखेंगे। तो तीसरे क्रियाकलाप में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ओके, अब आगे आ जाओ, व्यापार और वाणिज्य। क्या, व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार का मतलब क्या होता है, देखो सीधा सा मतलब है सामान का लेन देन यानी वस्तुओं का लेन देन। ये क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य होता है अपना। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। तो अब जो व्यापार है ना, ये दो तरीके से होता है। एक तो भाई थोक के रूप में, एक फुटकर के तौर पर। फुटकर में वो सब जो आ जाता है आपको, जो रेडी वगैरह गलियों में आते हैं सामान बेचने। और थोक व्यापार यानी जो बल्क में बेच रहे हैं सामान, है ना, एक ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं। तो व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं क्रय विक्रय तो होता ही है। तो फुटकर और थोक व्यापार की सभी सेवाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है ना भाई। तो व्यापार तो मैंने बता दिया, व्यापार में सब आ जाता है। तो व्यापार का मेनली जो काम होता है वो लाभ कमाना होता है ना, चाहे वो फुटकर व्यापार हो चाहे वो थोक व्यापार हो। ठीक है, और ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। सीधी सी बात है, आप कोई सामान बेच रहे हैं, अब चाहे वो छोटे स्तर पर बेच रहे हो, रेडियो पे जाके बेच रहे हो गली गलियों में, चाहे वो एक दुकान सेटअप करके, गोदाम सेटअप करके वहां पे आप बल्क में बेच रहे हो किसी को, मेन एंड क्या है अपना, मेन गोल क्या है, मेरा लाभ कमाना है। अब जितना भी ये सारा काम है, ये कस्बों में भी होता है, गाँव में भी होता है, नगरों में भी होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र कहते हैं। बस अब यहीं पर जो व्यापारिक केंद्र है ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक आपका है भाई ग्रामीण विपणन केंद्र, और दूसरा है आपका नगरीय विपणन केंद्र। अगर नगर में जो बाजार लग रहे हैं सामान को बेचने के लिए, लेने के लिए, तो वो नगरीय विपणन केंद्र। और जो गांव वगैरह में सामान जहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है उसको बोलते हैं हम ग्रामीण विपणन केंद्र। सिंपल सा मतलब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए भाई आगे चलें। तो पहले यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन या बेसिक आंसर कह लो, जो बहुत बेसिक टॉपिक है जो कि एग्जाम में आ भी जाता है 3 मार्क्स में, भाई ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में अंतर बता दो। ठीक है, देखो अगर मैं ग्रामीण विपणन केंद्र की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या बताओगे। तो ग्रामीण विपणन केंद्र होता है ना, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करता है। ग्रामीण मतलब देखो जो ग्रामीण इलाके में लग रहा है, पहली बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ग्रामीण विपणन जो है निकटवर्ती बस्तियां जो हैं, उस गांव के आसपास की जो बस्तियां हैं जो बसी हुई हैं, उन्हीं का ये पोषण करता है। अगर आप अपने आसपास मोहल्ले में भी देखते हो, या विलेज में रहते हो, या आप कोई वैसे थोड़े नगर इलाके में भी रहते हो, तो आप एक बाजार पर्टिकुलर जहाँ लगता है ना, तो वो आस पास के लोग ही वहां पर सामान लेने आते हैं। ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये है। तो ग्रामीण जो विपणन केंद्र होते हैं ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण कर रहे होते हैं। निकटवर्ती मतलब जो पास की बस्तियां होती हैं। ठीक है, ये दूर की बस्ती नहीं आएगी यहाँ पर सामान लेने, ध्यान रखना है।
तो ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं कि भाई यहाँ पर सामान रखा भी जाता है, वितरण भी करा जाता है, मतलब कि बेचा भी जाता है। तो ये जो स्थान है ग्रामीण विपणन केंद्र, ये दोनों ही सेवाएं प्रदान करते हैं। और यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं वो होती है जो कि ज्यादा हमको शहरों में देखने को मिलती है, चाहे वो टीचिंग के लिए हो, चाहे वो हेल्थ अच्छा हो, मतलब कि अच्छे डॉक्टर की पहचान हो जाए, है ना। तो वो जितनी भी व्यक्तिगत सेवाएं होती है जो आपको एक शहरों में देखने को मिलती है, वो आपको ग्रामीण केंद्र में देखने को नहीं मिलेगी, ग्रामीण विपणन केंद्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो व्यावसायिक सेवाएं हो। ठीक है। और यहाँ ग्रामीण लोगों की ग्रामीण लोगों में जिसकी मांग ज्यादा होती है वही वस्तु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो वही मांग जिसकी मांग ज्यादा होगी आपको वही वस्तु और वही सेवा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्रामीण विपणन केंद्र में। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, कि ग्रामीण विपणन केंद्र जो ग्रामीण वस्तुओं से रिलेटेड ही है। ठीक है। यहाँ पर स्थानीय संग्रहण मतलब कि वहां पर अगर किसी को भंडारण कराना है, संग्रहण करवाना है वस्तु का, तो वहां पर वो सेवा मिल जाएगी। वहां पर बेचने के लिए क्योंकि विपणन केंद्र का मतलब क्या है, क्रय और विक्रय वहां पर हो रहा है। ठीक है, लेना देना हो रहा है। तो वितरण जो है या लोगों को बेचना, ये केंद्र होता है, दोनों ही सेवाएं देते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन ग्रामीण लोगों में मांग जिसकी ज्यादा होगी, है ना, जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी, जिस सेवा की मांग ज्यादा होगी, वो जरूर उपलब्ध होगी। क्या होगी? वो जरूर उपलब्ध होगी, ध्यान आपको रखना है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ना बाजार होते हैं जिसको हम बोलते हैं आवधिक बाजार। क्या? आवधिक बाजार मतलब कि पर्टिकुलर एक अवधि में ही लग रहे होते हैं, ये नहीं कि आपको वो बाजार डेली देखने को मिलेंगी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आपको ये आप कभी नहीं देख सकते कि एक बाजार आपका सातों के सातों दिन लग रहा है, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर कोई ना कोई वीक में लग रहा होता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई वीक में लग रहा होता है। जैसे कि भाई मान लो कोई सोमवार को लग गया, है ना, कोई वीरवार को लगता है, कोई आपका बुधवार को लगता है, जिसको हम कहते हैं भाई बुध बाजार भी कह देते हैं, वीर बाजार, मंगल बाजार। आप रिलेट कर पा रहे होगे इससे, है ना, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बाजार लगते हैं। तो वही बोला गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार लगते हैं, यानी कि गांव और ग्रामीण इलाकों में जो बाजार है वो रोजाना नहीं लगते। हर दिन जो बाजार है वो शिफ्ट होते रहते हैं। आज यहाँ लगेगा बाजार तो कल किसी और दिन कहीं और लगेगा बाजार, ये आपको पता होना चाहिए और वैसे पता भी होगा आपको। ठीक है। देखो, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए कुछ कुछ समय के अंतराल पर स्थानीय बाजार लगाए जाते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? आवधिक बाजार हम कहते हैं। समझ रहे हो? और ये बाजार जो है साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक बार, या पाक्षिक, पाक्षिक मतलब क्या होता है, 15 दिनों में एक बार हो सकता है, जिसकी हम बात करें आवधिक बाजार की। ठीक है। तो इस सप्ताह में एक बार या पाक्षिक लग सकते हैं, पाक्षिक मतलब 15 दिनों में एक बार। क्लियर है भाई? आवधिक बाजार जो एक पर्टिकुलर अवधि में लग रहे हैं, रोजाना नहीं लग रहे हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए जो है अलग अलग दिनों में, मतलब कि जो बाजार नहीं लग रहे हैं डेली, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए जो है कुछ कुछ दिनों में बाजार लग जा रहे हैं, ताकि जिस बंदे को जिसकी जरूरत है वो सामान ले ले। और यहाँ पर आपको कोई सुविकसित पर्टिकुलर कोई सर्विस मिल जाए, वो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा ही पोश एरिया में, नगरीय एरिया में आपको कोई पर्टिकुलर जो सर्विस चाहिए वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद ये बाजार निश्चित तारीख और दिन पर लगाया जाता है, जो बता चुका हूँ मैं आपको, कि जो एक बाजार है ना जो कि ग्रामीण इलाके में लगेगा, जिसको हम आवधिक बाजार कह रहे हैं, वो निश्चित तारीख को लगेगा। ठीक है, और दिन को लगेगा, मतलब कोई पर्टिकुलर डेट होगी और वहां पर कौन सा दिन पड़ रहा है, और डेट जो मेंशन होगी वो उस दिन से मेंशन होगी, भाई कौन से डे पड़ रहा है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर एक एरिया है गांव का, यहाँ पर जो बाजार लगता है वो मंगलवार को ही लगता है। ठीक है, मंगलवार को लगता है, तो हर मंगलवार को जो डेट पड़ेगी, हर मंगलवार को जो डेट पड़ेगी भाई उस दिन लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो मंगलवार को जो डेट पड़ेगी उस दिन वहां पर आपका जो है वो बाजार लग जाएगा। ये कई बार ऐसा भी होता है कि एक महीने के अंदर ये डेट फिक्स कर ली जाती है कि भाई इन इन डेट को बाजार लगने वाला, तो उस दिन जब डेट पड़ती है तो लोग वहां से सामान ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए बोला गया है जो बाजार होते हैं निश्चित तारीख पर और दिन पर लगाए जाते हैं, ये नहीं कि कभी भी लग जाएंगे। और आगे चलते हैं 2 मिनट को। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी खासियत जो होती है इन आवधिक बाजार की, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, मतलब इनकी जगह बदलती रहती है। कहने का मतलब है, अगर अगर मान लो यहाँ पर सोमवार को इस जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो बुधवार को
यहाँ कहीं लगा रहे होंगे, ठीक है, इस जगह पे। ऐसे आप वीरवार को कहीं और लगा रहे होंगे, शुक्रवार को कहीं और लगा रहे होंगे। तो समझ रहे हो, तो इनकी जगह चेंज हो रही है दिन के अकॉर्डिंग, ताकि हर एक एरिया ये कवर कर जाए। क्योंकि एक ही जगह पे रोज रोज बाजार लगाएंगे, ये थोड़ी ना कि डेली वहां पे लोग सामान खरीदने आ ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो सामान खरीद चुके हैं, तो उनकी जरूरत तो चलेगी। अब 3 4 5 दिन के लिए तो खत्म होगी उनकी जरूरत, तो वो तो सामान खरीदेंगे ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह को चेंज कर देते हैं, किसी दूसरी जगह पे लगा देते हैं, जहां पर दूसरा एरिया हो, दूसरी बस्तियां हो, और उसका वो पोषण कर पाए। समझ रहे हो, आगे चले। अब हम बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्र की। जब नगरीय विपणन केंद्र की बात करते हैं, जो कि नगर में लग रहा है, नगर में सामान लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका नगरीय विपणन केंद्र हो जाता है। तो ये केंद्र विशेष नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि नगर में लोगों को चाहिए होती हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि पर्टिकुलर आपको ग्रामीण विपणन केंद्र में देखने को नहीं मिलेगी। तो जो ये केंद्र होते हैं, नगरीय केंद्र, ये क्या करते हैं भाई, स्थानीय सेवाओं के साथ साथ जो वहां पर मिल रही थी वो तो देते ही देते हैं सेवा, इसके तहत एक विशिष्ट वस्तुएं भी देते हैं, जिसकी डिमांड नगर में बहुत ज्यादा होती है, और सेवाएं प्रदान भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप खुद सोचो कि एक जो फैमिली है, मैं मान लो बता रहा हूँ आपको, जो एक फैमिली है, वो क्यों नगर की तरफ पलायन कर जाती है, वो नगर की तरफ क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर सेवाएं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर सेवाएं मिलती, जो कि उनको ग्रामीण इलाके में नहीं मिल रही थी, गांव वगैरह में नहीं मिल रही थी, तो उनको यहाँ पर मिल जाती है। तो विशिष्ट सेवा जो उनको ग्रामीण इलाके में नहीं मिल रही होती है, वो यहाँ पर मिल रही होती है। समझ आ रहा है, विशिष्ट सेवा, चाहे वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सेवा, एक अच्छा टीचर ढूंढ रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, बेटर फैसिलिटीज की बात कर रहे हो, वो सारी सेवाएं जो है यहाँ पर मिल जाती नगरीय विपणन केंद्र में, जो कि ग्रामीण विपणन केंद्र में नहीं मिल रही होती हैं। और ये केंद्र भी निर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, मतलब जो बनी बनाई वस्तुएं होती हैं, वो बस ये केंद्र, वो नगरीय विपणन केंद्र है, प्रदान कर रहे होते हैं। और ये केंद्र जो है व्यावसायिक सेवाएं, जैसे कि अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, कोई सलाह लेनी हो, है ना, और चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जो कि इतनी वेल डिफाइंड या करो वेल डेवलप्ड ग्रामीण इलाके में देखने को नहीं मिलती है। वहां पर एक लाइन बोली थी मैंने कि सुविकसित व्यक्तिगत सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं नहीं, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सेवाएं नहीं मिलती है। मैंने ये नहीं बोला वहां पर नहीं होती है, सुविकसित नहीं होती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती है, ये अच्छी क्वालिटी वाली सेवा वहां पे नहीं मिल रही होती है बस। क्योंकि नगरों में एक हाई क्वालिटेटिव जो है हमको सेवा मिल रही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। समझ रहे हो। अब देखो, अब जो व्यापार है, इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, एक थोक व्यापार है, एक फुटकर व्यापार है, इसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं थोक व्यापार की बात करता हूँ, तो थोक व्यापार आपके मन में तुरंत आना चाहिए, बल्क में सामान लाना और बल्क में ही बेचना। ठीक है, क्या बोला, थोक का मतलब क्या है, बल्क में सामान, ज्यादा क्वांटिटी में सामान ला रहे हो। ठीक है, तो ये आपको बेचना भी ज्यादा मात्रा में ही है, आप एक एक वस्तु नहीं बेचोगे ऐसे ले भाई, तो वो थोक व्यापार लूट जाएगा भाई, ठीक है, वो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। तो थोक व्यापार बेसिकली क्या है, तो थोक बाजार का जो गठन है, वो कई बिचौलिए सौदागरों द्वारा होता है। समझ रहे हो। अब ये बिचौलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जहां पर सामान बन रहा है वहां से लेके आते हैं, ठीक है, और किसको बेचते हैं, जो नॉर्मल दुकान वाला होता है, क्योंकि आम कंज्यूमर्स को सामान बेच रहा होता है। आप अपने मोहल्ले में जो दुकानें देखते हो, जहां से आप सुबह सुबह उठ के ब्रेड वगैरह या बहुत सारे सामान लेके आते हो, या आपकी गली में कोई सुबह सुबह सब्जी बेचने आ गया रोडों पर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, फुटकर व्यापार का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं, ये थोक व्यापारी से जाकर सामान लेके आते हैं, और थोक व्यापारी क्या करते हैं, एक जहां पर ये सामान बन रहा है मेन, वहां से लेकर आते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यही बोला गया है। अब देख लो, थोक व्यापार और जहां पे सामान बन रहा है उसके बीच में कौन आ रहा है, यही थोक व्यापार वाले आ रहे, तो क्या बन गए, ये बिचौलिए हो गए। तो जो थोक व्यापार है, जो थोक बाजार है, उसका जो गठन है वो कई बिचौलिए सौदागरों द्वारा हो रहा है। और ये बिचौलिए बड़े विनिर्माता से सीधी खरीद करते हैं। मैंने बोला ना, जो बड़े लेवल पर सामान बना रहे हैं, जो सामान को बेच रहे हैं, तो बड़े विनिर्माता से डायरेक्ट खरीद करते हैं, और फिर बहुसंख्यक फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और वो फुटकर व्यापार है, वो आगे जाके एक एक दो दो सामान जाके बेचता है लोगों को।
समझे? तो ऐसे एक चैन बनती चले जाती है। और ये थोक विक्रेता फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं। जितने भी थोक विक्रेता होते हैं क्या करते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको ये उधार भी दे देते हैं भाई, कि भाई कल परसों एक डेट पे वो दे देना, ठीक है। और ध्यान रखना है। तो यहाँ तक कि जो फुटकर विक्रेता है वो अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। इस पॉइंट को समझना बड़ा अच्छी बात है। तो ये तो मैं तुमको बता दिया कि जो फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता होते हैं, ये फुटकर भंडारों को उधार भी दे देते हैं, ठीक है, ये फुटकर व्यापारियों को उधार भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फुटकर विक्रेता होते हैं अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही बिजनेस कर रहे होते हैं, या अपना कार्य का संचालन कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, क्या है, मान लो कि ये एक थोक विक्रेता है, मान लो ये थोक विक्रेता है, ठीक है, और ये एक फुटकर व्यापारी है, ठीक है भाई, ड्राइंग में मत जाना बस। तो अब क्या करेगा, ये इससे सामान ले लेगा उधार। ये जो है अपना फुटकर व्यापारी जो है इस थोक वाले से क्या करेगा, सामान ले लेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर इसने सामान ले लिया उधार और बोलता है कि मैं अगली बार चुका दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई इसने सामान लिया 1000 रुपए का, जस्ट मान लो, सामान तो बहुत ज्यादा का जाता है। इस फुटकर व्यापारी ने लिया 1000 रुपए का सामान, इस थोक व्यापारी से 1000 रुपए इसने दिए नहीं, बोला कि अगली बार दूंगा। तो उसका 1000 रुपए का बिल पेंडिंग है। फिर ये 1000 रुपए का सामान बेच के आ गया, हाँ भाई बेच के आ गया। फिर वापिस आता है इस थोक व्यापारी के पास, आता है, बोलता है कि भाई मुझे ये सामान दे दो। वो सामान ले लेता है, और जो पुराना इसका हिसाब होता है 1000 रुपए का, वो इसको, 1000 रुपए इसके पुराने पैसे इसके पेंडिंग रह रहे होते हैं उधार वाले, वो इसको दे देता है। और जो नया सामान लेता है ना, है उसका पैसा कहता है कि अगली बार दूंगा। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, नया सामान ले रहा है और पुराना पैसा दे रहा है। तो आप बताओ कि उसका पैसा लग रहा है यहाँ पर कुछ, जो फुटकर व्यापारी है क्या उसका पैसा लग रहा है कुछ? वो क्या कर रहा है भाई, उधार ले रहा है, ले लिया उसने पहली बार, बेच के आ रहा है, फिर उसको पुराना वाला पैसा रिटर्न कर रहा है, जहाँ से वो कुछ प्रॉफिट कमा चुका है। फिर जो उसने सामान लिया है उसको बेचने के बाद वो उसका अगला पैसा देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो फुटकर विक्रेता है वो अधिकतर क्या है, थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपना बिजनेस रन कर रहा होता है या काम चला रहा होता है। अधिकतर जो केस होते हैं, ध्यान रखना, जो कि उधार देते हैं ऐसे थोक विक्रेता, तो उनके पास ऐसे ही सीन समझ लो आप, ठीक है। फुटकर व्यापारी हो इसी में अपना, इन्हीं के पैसों से अपना बिजनेस चला रहा होता है। अब आ जाओ फुटकर व्यापार पे। जो फुटकर व्यापारी होता है वो सीधा उपभोक्ताओं को वस्तु बेचते हैं यानी विक्रय करते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जो आम लोग होते हैं, जो गली मोहल्ले में जो रेडी वाला आता है वहां से सामान खरीदते हैं ना। तो फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, डायरेक्ट उपभोक्ता, जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं उनको अपना माल बेच रहे होते हैं। जैसे फेरी वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, ट्रक वाला हो गया। कई बार आपने देखा होगा ना कि लोग जो ट्रक पे हैं वो प्याज वगैरह बेचने आते हैं, कहते हैं देसी प्याज इतने इतने रुपए किलो की, तो ऐसा आपने देखा भी होगा। तो वो गली मोहल्लों में आते हैं बेचने, तो वो भी क्या है, फुटकर व्यापार में ही आएंगे। द्वार से द्वार, कई बार घरों में भी लोग सामान देने आते हैं, ठीक है, डाक आदेश, तो ये सब क्या है आपके फुटकर व्यापार में शामिल होता है। जो डायरेक्ट देखो, जो डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ रहा है, जो डायरेक्ट जो है भाई कंज्यूमर से जुड़ रहा है, ठीक है, या कह लो कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता है, ठीक है ना, उपभोक्ता, जो डायरेक्ट उपभोक्ता से जुड़ रहा है, वो वो क्या है, अपना फुटकर व्यापारी है, ध्यान रखना, जो डायरेक्ट जुड़ रहा है। ठीक है भाई, थोक व्यापारी थोड़ी जुड़ रहा है, थोक व्यापारी तो अलग चीज हो गया भाई, वो तो बड़े, वो तो गड्डियों में खेल रहा है ना, वो तो बल्क में खेल रहा है, इनको चाहिए थोड़ा थोड़ा सामान। तो फुटकर व्यापार से ही फुटकर व्यापारी से ही जुड़ेंगे ये उपभोक्ता, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पर, जो कि अपना परिवहन। चैप्टर बहुत आसान है, क्लियर समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई गई आपको इस चैप्टर में। तो परिवहन की बात हम करते हैं, तो परिवहन क्या है भाई, ये एक सेवा है, क्योंकि पीछे बता चुका हूँ, पढ़ क्यों रहे, क्योंकि तीसरी क्रियाकलाप में आती है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो परिवहन एक ऐसी सेवा है या सुविधा आप कह लीजिए जिसमें व्यक्तियों को, वस्तुओं को, है ना, और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। आप भी कहीं ट्रैवल करते हो ना, अब मान लो स्कूल जाते हो, आपका स्कूल थोड़ा दूर है, तो आप बस से जाओगे ना, तो आप व्यक्ति हो गए, तो व्यक्तियों को ले जा रहा है। कोई किसी का सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा होता है, वस्तुओं को। तो ये कहने का मतलब व्यक्ति, वस्तु और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है परिवहन के माध्यम से। तो एक ऐसी सेवा है।
और परिवहन एक सेवा के रूप में लोगों को रोजगार भी देती है। सही बात है, ये तो आपको ही पता है कि जो परिवहन है एक सेवा के रूप में लोगों को रोजगार देती है। आप बस में जाते हो, आपको ड्राइवर नहीं दिखता क्या? आपको कंडक्टर नहीं दिखता है? कोई आपको सामान लादने वाला नहीं दिखता क्या? उतारने वाला नहीं दिखता? टिकट संग्रह करने वाला नहीं होता? तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवहन एक ऐसी सेवा है जो लोगों को रोजगार भी देती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो परिवहन एक ऐसी सेवा है जो कि इसमें भारी संख्या में लोग लगे रहते हैं। आगे चलें। और आधुनिक समाज को जो है चीजें बनाने के लिए, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसको उपयोग करने के लिए तेज और एक बहुत बढ़िया परिवहन चाहिए उन्हें। सीधी सी बात है ना। आप खुद सोचो, ऐसी जगह जो कि परिवहन बहुत बेकार है, वहां पर रोड एकदम उबड़ खाबड़ है और वहां पर बस वगैरह कुछ चलती वलती नहीं है, तो बताओ लोग वहां पे अब लोगों को कहीं जाना है तो वो कैसे जाएंगे? गांव वगैरह के इलाकों में पहले बहुत दिक्कत आती थी, है ना। तो मैं भी एक बार गांव गया था भाई। ठीक है, तो वहां पर भाई ना रोड बन रखे ना कुछ, ना कोई बस आई ना कुछ गाड़ी। तो वहां हमें बाहर निकलने के लिए पैदल चलना पड़ा बहुत दूर तक, तब जाके हमें बाहर कहीं बस मिली, है ना। तो लोगों को कहीं पहुंचना है, अपना सामान पहुंचाना है ना। तो और कुछ सामान का उपयोग करना है, तो उसकी मदद के लिए भाई तेज और एक बढ़िया परिवहन होना बहुत जरूरी है। अगर परिवहन चरमरा गया तो लोगों के काम चरमरा जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे एक और देखो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप जो है भाई डिस्टेंस करीब परिवहन को जो दूरी होती है उसको कैसे मापते हो? आप बोलोगे भाई इतनी दूरी, इतने किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दूरी ऐसे ही मापी जाती है। लेकिन आज आपको एक नई चीज पता चलेगी। जो परिवहन की दूरी है ना, आप किलोमीटर में ठीक है, मीटर में माप, अलग चीज है। तो परिवहन दूरी को मापने के तीन मुख्य तरीके होते हैं। एक तो किलोमीटर वाली दूरी, एक समय दूरी भी होती है, और एक लागत दूरी भी होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि परिवहन की दूरी को मापने के तीन मुख्य तरीके क्या हैं। तो किलोमीटर दूरी क्या है? ये रास्ते की असली दूरी है, क्योंकि हम किलोमीटर में मापते हैं ना। तो ये जो किलोमीटर दूरी है ये रास्ते की असली दूरी होती है, जिसे हम किलोमीटर में मापते हैं। कि भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। उसके बाद समय दूरी, कि भाई यहाँ से अगर तेरे को यहाँ तक जाना है ना, तो यहाँ पर जो इतना तेरे को टाइम लगेगा, आधा घंटे का समय लगेगा, इतना मिनट लगेंगे, तो ये समय दूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। तो उस रास्ते पर यात्रा करने में लगता है उस समय को हम समय दूरी कह देते हैं। लागत दूरी ये हो जाएगी भाई कि वहां तक जाने के लिए, उस रास्ते तक जाने के लिए इतना खर्चा आएगा, तो वो लागत दूरी हो जाती है कि उस रास्ते पर यात्रा करने या सामान ले जाने में कितना खर्च होने वाला है, वो आपकी समय दूरी हो जाती है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बता दो भाई। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बता दो, ये अगला टॉपिक है, परिवहन से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में आ सकता है 2-3 मार्क्स का। तो देखो, सबसे पहला जनसंख्या का आकार। अगर कोई परिवहन को प्रभावित करता है, अगर कोई परिवहन को प्रभावित करता है तो सबसे पहला काम, सबसे पहला जो कारक रहेगा, फैक्टर रहेगा, वो क्या है? जनसंख्या का आकार कितना है। अगर जनसंख्या ज्यादा है, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा आएगी। अगर जनसंख्या कम है तो परिवहन की मांग उतनी ही कम आएगी। अब इंडिया जैसा देश है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या है भाई, तो यहाँ पर परिवहन की मांग कभी कम हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर लोगों को बस चाहिए भाई कहीं ना कहीं जाने के लिए। ठीक है, रिक्शे ऑटो वगैरह चाहिए लोगों को कहीं ना कहीं जाने के लिए, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ही परिवहन की मांग। समझ रहे हो? तो यही बोला गया है कि परिवहन की मांग जो है सीधा जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। जनसंख्या का साइज कितना है, जनसंख्या जितनी बड़ी होगी परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी, यानी कि ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होगा, है ना। तो यही बात है, तो ज्यादा बस चाहिए होंगी, ज्यादा ट्रेनें चाहिए होंगी, क्योंकि भाई जनसंख्या की नीड को पूरी करना है, उनकी जो ट्रैवल की नीड है उसको पूरा करना है, जो उतनी ही ज्यादा ट्रेनें बस वगैरह हमें चाहिए होंगी। तो वही जनसंख्या का आकार जितना ज्यादा होगा उतनी ही परिवहन की मांग बढ़ेगी। उसके बाद अब जो परिवहन है, परिवहन जो है भाई किसी रास्ते से होकर ही जाएगा। भाई परिवहन करना है तो किसी ना किसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो परिवहन के जो मार्ग होता है वो भी किसी न किसी चीजों पर निर्भर करता है। किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? देखो, पहला है कि स्थान की प्रकृति कैसी है। जो पहला फैक्टर है जो कि किसी जगह कोई परिवहन का जो मार्ग है जहाँ से परिवहन हो रहा है वो निर्भर करता है। पहला है स्थान की प्रकृति। स्थान मतलब कि
जिस मतलब कि जिस रास्ते से गुजरेंगे वो स्थान हो जाता है। वो है कैसा, वो नगर है, कस्बा है, गांव है, कोई इंडस्ट्रियल सेंटर है यानी औद्योगिक केंद्र है, कच्चे माल का क्षेत्र है, क्या है, और इन सब पर निर्भर करता है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो स्थानों की प्रकृति में ये भी देखते हैं कि भाई कि जो ये परिवहन है, ये जो मार्ग है, वो किस किस को जोड़ रहा है, नगरों को जोड़ रहा है, गांवों को जोड़ रहा है आपस में, औद्योगिक केंद्र को जोड़ रहा है, कच्चे माल का जो क्षेत्र है उसको औद्योगिक केंद्र से जोड़ रहा है। तो ये देखना होता है, उसी पर जो है मार्ग डिपेंड करता है। तो मार्ग कहाँ से गुजरेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किन स्थानों से किन स्थानों को वो जोड़ रहे हैं, कि वो मार्ग कहाँ से गुजरेगा, वो डिपेंड करता है किस किस को जोड़ रहा है और वहाँ की क्वालिटी क्या होगी स्थान की। ठीक है। अगला जो आपका फैक्टर आप कह लीजिए जो कि भाई डिपेंड रहता है जिस पर मार्ग, कि मार्ग कैसा होगा या मार्ग पर जो परिवहन है वो कैसा होगा, वह भाई भूदृश्य की प्रकृति। क्या है, भूदृश्य की प्रकृति। कहने का मतलब क्या, भूदृश्य यानी कि जहां पर हम चल रहे हैं, जहां पर परिवहन होना है, वो ऊबड़ खाबड़ है या सपाट है, ठीक है, वहां पर रोड बनी है या नहीं बनी। तो ये क्या है, भूदृश्य की प्रकृति कैसी है। तो इसमें भी परिवहन जो है आपका डिपेंड करता है, प्रभावित होता है। या आप ये कह लीजिए कि परिवहन का जो मार्ग है वो इन चीजों पर निर्भर करता है कि भाई भूदृश्य की प्रकृति कैसी है। उसके बाद जलवायु का प्रकार कैसा है, बर्फ पड़ती है क्या वहां पर, बारिश होती रहती है क्या, तो 70 चीजें हैं। तो जलवायु का प्रकार कैसा है, तो ये भी जो है डिपेंड करता है मार्ग पर, मतलब मार्ग इन चीजों पर निर्भर करता है। उसके बाद उपलब्ध निधियां या मुद्रा, निधिया का मतलब वही मुद्रा, ठीक है, कि भाई मान लो कि रास्ते परिवहन करते समय कोई दिक्कत आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, अब मान लो रोड ही उबड़ खाबड़, रोड टूटा हुआ है, अब रोड को ठीक करने के लिए क्या भाई मुद्रा जो निधि है, वो फंड, निधि मतलब फंड, मुद्रा मतलब फंड ही कह लो एक तरह से, ठीक है। तो जो फंड है वो अवेलेबल है या नहीं है उसको ठीक करने के लिए, ये भी डिपेंड करता है, ये भी देखना होता है। इसलिए ध्यान रखना है भाई परिवहन के जो मार्ग हैं या परिवहन जो है वो इन चीजों पर भी निर्भर करता है। तो एग्जाम में आ जाए कि भाई परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बता दो, तो पहले जनसंख्या का आकार बताना, स्थानों की प्रकृति बताना कि भाई स्थान किसको जोड़ रहा है, उसके बाद भूदृश्य कैसा है, जलवायु कैसी है, और उपलब्ध निधि है या नहीं है, यानी फंड है नहीं है उस पर्टिकुलर दिक्कत को सुधारने के लिए, ये भी डिपेंड करता है परिवहन को प्रभावित करता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप क्लियर हो भी गया होगा। अगले टॉपिक की बात करें जो कि है संचार यानी कम्युनिकेशन। क्या, कम्युनिकेशन। तो संचार की बात हम करते हैं, संचार मतलब क्या, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, तो ये संचार है। तो संचार सेवाओं में क्या होता है, शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों को, विचारों का प्रेषण शामिल होता है। प्रेषण मतलब भेजना, ठीक है ना। तो भाई विचारों का, शब्दों का और संदेशों को और कोई फैक्ट उनको भेजना यानी प्रेषण करना शामिल होता है। अब लेखन के आविष्कार ने क्या करा, देखो सबसे पहले बहुत मुश्किल होता होगा भाई अपने विचारों को भेजना दूसरे तक, लेकिन जब से लेखन का आविष्कार हुआ तो उसने संदेशों को संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मौखिक हुआ करता था भाई, लोगों ने जो बोल दिया वो मौखिक ही है, वो लिखित नहीं हुआ। मौखिक तो आपको पता है क्या होता है, वो संरक्षित नहीं है, बचा हुआ नहीं है। मौखिक तो भाई बंदा भूल गया तो मौखिक संदेश मिट गया। लेकिन जब लेखन का आविष्कार हुआ, किसका, लेखन का आविष्कार हुआ, तो लेखन के आविष्कार ने क्या कर दिया, जो संदेश थे उसको क्या कर दिया भाई, संरक्षित कर दिया यानी बचा दिया, और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता करी। अब जो संचार, अब लेखन का आविष्कार हो गया, लेखन का आविष्कार हो गया है ना, तो लोगों ने भाई पत्र यानी चिट्ठी वगैरह लिखना स्टार्ट कर दी, अपने संदेश जो है पत्र के माध्यम से लोगों को देने लग गए। तो ठीक है, तो अब जो ये पत्र लिखना है अब ये जाएगा भी ना, अभी उस बंदे तक पहुंचाना भी है। तो वही चीज बोली गई है, जो संचार है उसको परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता कर दी इस लेखन के आविष्कार ने, क्योंकि भाई पत्र भेजना है, संदेश भेजना है, तो किसी ना किसी रास्ते से होकर तो जाएगा, कोई ना कोई साधन तो चाहिए जाने के लिए, तो वही है, तो परिवहन के साधनों पर निर्भर हो गया है। और ये साधन, ये वास्तव में हाथी होगा, ठीक है ना, आई थिंक ये वास्तव में हाथी, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहन होते थे, ठीक है। कहने का मतलब जो संदेश है ये वास्तव में किसके द्वारा परिवहित होते थे, मतलब पहुंचाए जाते थे, पशुओं के द्वारा, नाव के द्वारा, सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा, हाथी के द्वारा, ठीक है, और वायु परिवहन के द्वारा। समझ रहे हो, एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में तो ये सबका यूज तो होता ही था।
फिर नए नए टाइम जैसे नया दौर आया, नई नई चीजों का आविष्कार हुआ, तो रेलों के द्वारा, सड़क के द्वारा, है ना, नाव के द्वारा, एरोप्लेन के जरिए भी। ठीक है, ध्यान रखना। जो है अब संचार होने लग गया, परिवहन से डायरेक्ट जुड़ गया। बट आज के टाइम पे क्या इसकी जरूरत है? नहीं है। आज तो भाई एक व्हाट्सअप चाहिए होता है, बस व्हाट्सअप करेंगे, अपना संचार हो गया भाई। ठीक है, आगे चलें। परंतु मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे आविष्कारों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया, जो मैंने तुमको बोला है ना भी, कि जो मोबाइल, इसको दूरभाष भी कह रहे हैं, ठीक है, दूरभाषी है मोबाइल को, ये क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरभाषी यंत्र। तो मोबाइल, दूरभाष और जो उपग्रह, उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट, जहां से हमें क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है। जहां से हमें सिग्नल मिलता है, तो इन जैसे आविष्कारों ने क्या कर दिया? संचार को क्या करा? परिवहन से मुक्त कर दिया। ठीक है, मोबाइल ने बोला, उपग्रह उपग्रह के आविष्कार ने क्या बोला भाई? परिवहन जी आप थोड़ा दूर रहिए, ठीक है, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही क्या कर देंगे, अपनी बातें पहुंचा देंगे। ठीक है, वही वाली बात आप यहाँ पर समझ लो। तो ये आपको समझ आया? आगे चले। अब यहाँ पर हम दूरसंचार की बात करते हैं, तो मोबाइल, टेलीफोन आने से क्या होगा? संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई, आपको पता भी है। अब जो है मिनटों में कहीं भी संचार हो सकता है। मिनटों में आप कह रहे हो, सेकंडों में, ठीक है, क्या सेकंड्स के अंदर, मिनटों में, सेकंड्स में जो है संचार पॉसिबल हो गया है। संचार के अंदर ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद रेडियो और दूरदर्शन, तो पूरे विश्व में समाचार का प्रसारण में रेडियो और टेलीविजन ने संचार को आसान बना दिया है, इसलिए इन्हें जनसंचार भी कहा जाता है। आपको पता है, आपको कुछ भी देखना है, समाचार वगैरह देखना है, आपको प्रिंट फॉर्मेट में आपके घर पे आ जाता है, आपको टेलीविजन में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, और रेडियो में भी आप सुन सकते हो। तो खैर रेडियो तो खैर आज के टाइम पे ओल्ड फैशन हो चुका है, कोई देखता नहीं है। जो अपनी ओल्ड जनरेशन है वही बेसिकली रेडियो आज के टाइम में सुनती होगी, वो भी शायद ना सुनती हो, है ना। तो पूरे विश्व में समाचार का प्रसारण में रेडियो है, टेलीविजन ने संचार में को आसान बना दिया है, इसलिए इनको जनसंचार भी कहा जाता है, क्योंकि ये आम जन का संचार का तरीका है, इसलिए इसको जनसंचार कहा जा रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद समाचार पत्र, तो समाचार पत्र पूरे विश्व में संदेश को पहुंचाने में एक माध्यम बन गया। आपको पता है, एक जो अखबार है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है, अगर लोग उसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र भी जो है संदेश पहुंचाने का एक माध्यम बन गया पूरे विश्व स्तर पर। इंटरनेट तो भाई आपको पता ही है, इंटरनेट तो भाई आजकल बिल्कुल कह लो कि बाउंड्री से खत्म कर दी है, जिसको जो देखना है वो किसी भी जगह का देख सकता है, संचार बहुत तेज कर दिया है। तो इंटरनेट ने वैश्विक संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ठीक है, आप विश्व के किसी भी कोने में क्या चल रहा है उसको देख सकते हो, है ना, किससे बात करनी है वो भी आप कर सकते हो। अब कोई बैरियर रहा ही नहीं है इंटरनेट की वजह से, तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंटरनेट ने वैश्विक संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आगे चलें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेवाओं की। किसकी? सेवाओं की। देखो भाई, सेवाएं क्या यानी सर्विस, सेवा यानी क्या? सर्विस। तो सेवाएं कई तरह की होती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाने में मदद करती है, जो कुछ सेवाएं होती हैं वो उद्योगों को चलाने में मदद करती है, और कुछ सीधे लोगों के लिए होती हैं, और कुछ दोनों के लिए होती है, जैसे कि परिवहन। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? कुछ गूगली टाइप से लगी ना ये लाइन, तो यहाँ पर ये बोला है, देखो कुछ सेवाएं जो है उद्योगों को चलाती हैं, और कुछ जो है लोगों को चलाने में मदद करती है या लोगों के लिए होती है। लेकिन कुछ सेवाएं जो है वो दोनों के लिए होती है, जैसे कि परिवहन, परिवहन का यूज लोग भी करते हैं और उद्योग भी करते हैं, अपने सामान को बाजार तक यानी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, या कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री तक या कंपनी तक लाने के लिए। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो कुछ सीधे लोगों के लिए होती है, कुछ दोनों के लिए ही होती है। अब यहाँ पर ना हम कुछ सेवाओं के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्विस की बात करेंगे। क्या? टाइप्स ऑफ सर्विस की बात यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पर हम ना क्या बात करेंगे, एक निम्न स्तर की सेवा और एक उच्च स्तरीय सेवा। ये लोग मानते हैं, एक ध्यान रखना, वैसे सेवा ये सब बराबर है एक तरह से, भाई लोग अपनी सर्विस तो दे ही रहे हैं। तो निम्न स्तर की सेवा और उच्च स्तर की सेवा, तो निम्न स्तर की सेवा में क्या जाती है, जो आम और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जैसे कि पंसारी की दुकान, ठीक है, धोबी घाट। ठीक है, और भी कोई बताना आप कमेंट के अंदर यहाँ से, जो कि क्या है, निम्न स्तर की सेवा में आते, जिसका आम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है ना। तो और उसके बाद उच्च स्तरीय सेवा,
तो ये कम सामान्यता और ज्यादा विशेषज्ञता वाली होती है, मतलब कि बहुत कम होती है और ज्यादा ही हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, विशेषज्ञता वाली होती है, जैसे कि लेखाकार, परामर्शदाता, खास तरह का डॉक्टर, ठीक है भाई, साइकोलॉजिस्ट जो कि सलाह दे रहा होता है भाई दिमाग को ठीक करने के लिए, है ना, अध्यापक। तो ये क्या है, कम और सामान्य और ज्यादा विशेषज्ञता वाली है, ठीक है, बहुत विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं जिसके पास अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये उच्च स्तर वाली सेवाएं हो जाती हैं, समझ रहे हो, जहां पर कहीं ना कहीं उसके कुशल यानी स्किल का काम आएगा, जहां पर स्किल की बात आ जाएगी वो वाली सेवा आपकी उच्च स्तरीय सेवा हो जाती है, ठीक है। आगे चले। और आजकल बहुत सी सेवाएं नियमित हो गई है, मतलब कि फिक्स हो गई हैं कि उसको कौन करा रहा है और कौन कर रहा है वो फिक्स हो चुकी है और कोई करता ही नहीं है, जैसे कि राजमार्ग और पुल बनाना, है ना, उनकी देखभाल करना, मतलब हाईवे वगैरह बनाना, पुल बनाना, उनकी देखभाल करना, अग्निशमन विभाग की देखभाल करना, शिक्षा देना या उसकी निगरानी करना कि भाई एजुकेशन किस प्रकार की होगी, को ग्राहक सेवा हो गया, कस्टमर सपोर्ट, जब कॉल सेंटर वगैरह की बात करते हो या कस्टमर सर्विस की बात करते हो, ग्राहक सेवा, तो ये सब फिक्स हो चुकी है, इन्हें कोई ना कोई पर्टिकुलर बंदा या गवर्नमेंट ही देख रही होती है। गवर्नमेंट वैसे तो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है ना, तो गवर्नमेंट इन सेवाओं पर नजर रख रही होती है, इनकी देखभाल कर रही होती है, और कोई इनकी इन पे देखभाल नहीं कर रहा होता है। सरकारें जो है, जो कि राज्य और केंद्र दोनों की बात कर रहे हैं, तो सरकारें परिवहन हो गया, दूरसंचार, बिजली, पानी की सप्लाई जैसी जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं, इनको नियंत्रित करती है और उन पर नजर भी रखती है, ये आपको पता है ना, कि भाई बिजली हो गया, परिवहन हो गया, अब रोड वगैरह बनाने हैं, कैसा रोड होगा, ठीक बनाना है, पुल बनाने के लिए सब परिवहन के अंदर ही आता है, दूर संचार, बिजली, इंटरनेट, किस जगह अगर कहीं पे इंटरनेट को कट करना, रोकना है तो ये भी गवर्नमेंट कर सकती है, आपको पता है ना। तो सप्लाई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, इस पर क्या करती है सरकार, कंट्रोल रखती है और नजर रखती है, ठीक है, तो ये नियमित हो गई है। आगे मैं बात करूं, जो कि है अपना अगला टॉपिक, पर्यटन सेवा। पर्यटन क्या होता है, टूरिज्म, आपने देखा है ना, कई बार आप स्कूल पिकनिक में गए होगे, तो वहां पर कुछ भारी लोग भी आ रहे होते हैं जिनको तुम अंग्रेज कहते हो, है ना, वो कहीं से भी आए, गोरे दिखेंगे तो बोलेंगे भाई अंग्रेज हैं, अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं। तो वो क्या है, पर्यटक है, जो वहां पर घूमने आ रहे हैं उनको क्या है, पर्यटक है, क्या है भाई, पर्यटक है। तो इसको हम, अब पर्यटक आए वहां पर, किसी हमारी कंट्री में आए हैं, वो 70 जगह घूमेंगे, यहाँ की अब यहाँ पर आएंगे तो सामान भी खरीदेंगे, कहीं ठहरेंगे भी, तो ध्यान रखना है ना। तो पर्यटकों को दी जाने वाली सेवा क्या, एक पर्यटन सेवा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पर्यटन मैंने बता दिया है, मजे के लिए, घूमने के लिए, दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, मनोरंजन के लिए, वो क्या होता है, पर्यटन होता है। तो पर्यटन क्या है, एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य से, यानी कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से, ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो है जाया जाता है, खुशी के लिए, मजे के लिए, प्लेजर के लिए जाया जाता है। और पर्यटन में लोग प्रमोद के उद्देश्य से, मतलब कि एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से, और पर्यटन में लोग जो हैं अपने निवास स्थानों और कार्यस्थल से जो है अस्थायी तौर पर, परमानेंट नहीं जाते, अस्थायी तौर पर कुछ टाइम के लिए और थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर चले जाते हैं और मनोरंजन करते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, क्या करते हैं भाई, मजे करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ताकि थोड़ी शांति मिले, आनंद मिले, मजा आए, ठीक है, अपनी जगह जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ वो ठहरते हैं, वहां पर अस्थायी तौर पर जो है किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, पर्यटन अपना होता है। आगे चलें। और जो पर्यटन है विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में से एक है ना भाई, अगर मैं बोलूँ जितने भी तृतीय क्रियाकलाप है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपका नाम, आपकी जबान पे नाम आना चाहिए, पर्यटन सेवा, ठीक है भाई। और इसके अंतर्गत जो है, पर्यटन सेवा के अंतर्गत जो है आपके क्या क्या आना चाहिए, पर्यटकों के आवास, कि भाई पर्यटक जो है ठहरेंगे कहाँ पर। आपने कई बार देखा होगा, आप जो जितने भी अच्छे अच्छे इलाके होते हैं वहाँ पर होटल्स खुले होते हैं, जहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वहाँ के ठहरते हैं, वो बनाए इसलिए गए ताकि पर्यटक यहाँ पर आए, तो वो क्या है, पर्यटन सेवा दे रहे हैं हम, तो पर्यटकों के लिए सेवा दे रहे हैं ना, तो इसलिए सबसे बड़ी तृतीय क्रियाकलाप उभर कर आती है ये, पर्यटकों के आवास, उनके भोजन के लिए, उनको लाने ले जाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, खरीदारी जैसी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्ति, जो उस कंट्री के लोग होंगे, है ना, स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है,
ठीक है, स्थानीय व्यक्ति वहां पर होते हैं जो कि सबको पर्यटकों की मदद कर रहे होते हैं, सब सेवा देने के लिए, जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखना, अगर पर्यटन खत्म हो गया ना भाई, तो उस कंट्री का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब आपको पता है मालदीव वाला केस, पता है ना मालदीव वाला केस, अगर आप थोड़े एक्टिव रहते हो तो याद है पहले मालदीव को बाइकआउट करा जा रहा था, वो इसलिए करा जा रहा था क्योंकि मालदीव ने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी इंडिया के लिए। तो ऐसे मालदीव को बाइकआउट कर रहे थे हम। और आपको पता होगा जो मालदीव है उसको बहुत ज्यादा पर्यटन जो हमसे मिलता है वो इंडिया से ही मिलता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग मालदीव जाते हैं और उनकी जो इकोनॉमी हो पर्यटन पे ही चल रही है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं घूमने, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है मालदीव के अंदर, क्योंकि जा रहे हैं भाई इंडिया से लोग, तो वहां पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहां पर लोग सर्विस लेंगे इनकी, वहां पे कहीं ठहरेंगे भी। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, तो बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मालदीव जैसी जो कंट्री है वो तो पूरी पर्यटन पे ही चल रही है, यहाँ तो कोई डाउट आपका रहना ही नहीं चाहिए। आगे चले। अब भी पर्यटन की बात हो रही है, तो पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, क्यों एक बंदा जो है, एक कंट्री के जो लोग हैं वो उसी जगह पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, तो उसका कुछ रीजन होता है, तो इसलिए को हम बोलते हैं कि पर्यटन को आकर्षित करने वाले कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। लोग क्यों ताजमहल पे ही जा रहे हैं, है ना, क्यों भाई वो लोटस टेम्पल देखने जा रहे हैं, मैं दिल्ली, अगर तुम दिल्ली से हो तो मैं पता होगा, है ना, क्यों लोग कुतुब मीनार जा रहे हैं, हुमायूं टॉम जा रहे हैं, तो भाई वहां पर कुछ ना कुछ तो है वहां पर, तो वही चीज है। और कुछ लोग का और भी रीजन होते हैं घूमने के, तो वो सब आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो बेसिकली अगर बात करता हूँ पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, तो उसमें आपका पहला आ जाता है जलवायु। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे पॉइंट, ध्यान रखना। उसके बाद भूदृश्य कैसा है, उसके बाद इतिहास और कला, उसके बाद संस्कृति और अर्थव्यवस्था। तो ये चार ऐसे कारक हैं जो कि पर्यटन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं, ध्यान रखना है। चलें आगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की। क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की। तो ठंडे प्रदेश जो होते हैं, यहाँ बर्फ पड़ रही होती है, तो वहाँ के अधिकांश लोग जो है ना, वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जो कि थोड़ी गर्म हो, या थोड़ी क्या हो, गर्म हो वहाँ पर, और धूपदार मौसम हो जहाँ पर, वहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे। और इसका अपोजिट, जहाँ पर थोड़ी गर्मी पड़ती हो, थोड़ी नहीं मतलब जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती हो, टेम्परेचर हाई रहता हो, तो वहाँ से लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे थोड़ी मौसम थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा ठंडा हो। एकदम ध्यान आपको रखना है। तो जलवायु का मतलब यही है, जैसे जलवायु होगी उसके अपोजिट लोग जाना पसंद करते हैं, मतलब उसके अपोजिट जहां पर मौसम जलवायु देखने को मिलेगा वहां पर लोग जाना पसंद करेंगे। ये आपके मन में होना चाहिए, फिक्स हो गया होगा अभी, है ना। तो ठंडे प्रदेशों के जो अधिकांश लोग हैं वो उष्ण यानी गर्म, उष्ण यानी कि गर्म और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, मतलब कि जाने की सोचते हैं वहां पर। जैसे कि दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का ये एक मुख्य कारण है। ठीक है, जितने भी दक्षिण यूरोप का एरिया है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन का काफी इंपॉर्टेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद भूदृश्य। अब कई लोग पहाड़ों पर ही घूमने क्यों जाते हैं भाई, उनको अच्छा लगता है ना वहां पर पहाड़ है, तो वहां का भूदृश्य को भी देखकर जो है लोग, भाई नदी यहाँ से बहती है, नदी बड़ी सुंदर लग रही है, झीलें हैं, ये सब चीजें, तो ये भूदृश्य है कि भाई वहां पर कुछ चीज बहुत ब्यूटीफुल होती है किसी किसी जगह पर, तो वहां पर लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो भूदृश्य भी क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो कई लोग आकर्षित करने वाले भूदृश्य को देखने के लिए पर्यटन करते हैं, घूमने जाते हैं। और ये लोग पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्र तट, आपने देखा होगा गोवा क्यों जाते हैं लोग, वहां पर बीच पे जाने के लिए, हाँ। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तटों पे घूमने के लिए, जिसको समुद्री तट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है, तो इन स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्थान जो है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समझ आया भाई, भूदृश्य यानी कि कुछ चीजें, कुछ जगह, चीजें नहीं कुछ जगह बहुत अच्छी लग रही होती है देखने में, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगे चले। उसके बाद इतिहास एवं कला। क्या बोला मैंने, इतिहास एवं कला। तो कोई कोई जगह है वो ऐसी होती है जिसका इतिहास बहुत पुराना होता है, लोगों को भाई जानने का मन करता है कि भाई ऐसा था क्या वहां पर। तो कई कई जगह की कला बहुत अच्छी होती है, मतलब बनाया काफी अच्छे से होता है ना उसको। अब आप ताजमहल को देख लीजिए भाई, कब से बना हुआ है,
तो वो क्या है, उसका कुछ इतिहास भी है और उसकी कुछ कला भी है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, तो वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है, तभी लोग घूमने जाते हैं वहां पर। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों, जो कि पहले इतिहास में खो गया था, मिला है, तो उन पर जाते हैं। जैसे कि पुराने किले हो गए, मंदिर हो गए, महल हो गए, गिरजाघर हो गए, तो वहां पर लोग जाते हैं, उनको देखने का आनंद लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हो, जो जो बता रहा हूँ उसके बगल में मैंने इमेज लगाई है, आपको समझ ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अब क्या होता है ना, जो लोग होते हैं किसी ना किसी कल्चर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कि भाई मान लो कि बाहर से लोग आएंगे, भाई इंडिया चलते हैं कि वहाँ का कल्चर देखेंगे कैसा है, क्योंकि हमने सुना बहुत है, वही बात है। तो कल्चर हो गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ वस्तुएं, कुछ सामान जो होता है उनकी कंट्री में महंगा मिल रहा हो भले, और वही सामान किसी दूसरी कंट्री में बहुत सस्ता मिल रहा होता है हर चीज। तो ये क्या है अपना, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये अर्थव्यवस्था भी क्या करती है, लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ, यानी पर्यटकों को आकर्षित करती है आने के लिए। अभी आगे बताऊंगा। अर्थव्यवस्था में जो चीज सस्ती मिलती है उसका एक मेन फैक्टर जो है, लोग अपनी तरफ आकर्षित, लोग आकर्षित होते हैं उस जगह पर, क्यों होते हैं, वो आगे टॉपिक भी है आपका। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था, तो मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन लुभाता है। तो ऐसे लोग जिनको मानव जाति और स्थानीय रीतियां पसंद होती हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसी रीतियां होती है तो लोगों को जो लुभाती है, तो ऐसे लोग घूमने जाते हैं। और यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा कर देता है, कोई कंट्री जो है पर्यटकों की जो जरूरत है, पर्यटक मतलब वही पर्यटन जो कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत, उनकी नीड को कोई सस्ते दाम में पूरा कर देता है, वो नीड कौन सी होगी, वो आगे आपको दे रखा है, वो है भाई कोई हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ क्या बोला मैंने, हेल्थ से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन। क्या, चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं उसको हम, जो कि लोग क्या अपना इलाज कराने के लिए आते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कुछ सर्विस बहुत सस्ती मिल रही होती हैं बाकायदा किसी दूसरी कंट्री से या उनकी कंट्री से, है ना। तो अगर कोई प्रदेश जो है पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा कर देता है, तो वो लोग वहां जाते हैं, तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, कोई अगर उनकी मांगों, उनकी नीड्स को सस्ते दामों में पूरा कर दे। तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। ठीक है, जो पर्यटक आते हैं उनको भी जगह तो चाहिए रहने के लिए, तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि भाई आप देख सकते हो, गोवा में जो हेरिटेज होम्स हो गया, चाहे कर्नाटक में मेडिकेयर हो गया और कुर्ग हो गया, यहाँ पर जो है हमें ये सेवा देखने को मिलती है घरों में रुकने वाली। समझ आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगले टॉपिक की बात करें, जो कि अपना भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। अभी तुमको मैंने पीछे ही बताया था कि जो अर्थव्यवस्था किसी को सस्ते दामों में वो वस्तु उपलब्ध करा दे या कोई सर्विस उपलब्ध करा दे, तो लोग वहां पर जाते हैं। तो इसी के अंदर वो चीज हम पढ़ने वाले हैं, एक वर्ड या कह लो एक टर्म, चिकित्सा पर्यटन। क्योंकि जो लोग हैं जहाँ पर उनको हेल्थ सर्विस सस्ती मिलती है वहां पर लोग जाते हैं। तो भारत के अंदर उनको सर्विस सस्ती मिलती है हेल्थ की, तो लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हेडिंग पड़ी है, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए, समुद्र के पार है दूसरी कंट्री के हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, हेल्थ सर्विस। समझ आया भाई टॉपिक, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया चिकित्सा पर्यटन का मतलब क्या है। तो वही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन में भी, कि जब चिकित्सा उपचार को, मतलब कि आप इलाज वगैरह कराते हो, तो उस चीज को जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा जो इलाज है, जो चिकित्सा उपचार है, उसको तुमने इंटरनेशनली जोड़ दिया है या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, चिकित्सा पर्यटन है। अब चाहे लोग किस लिए भी आ रहे हो दूसरी कंट्री में, आ तो रहे हैं ना, तो उसी को हमने पर्यटन बोल दिया, चिकित्सा पर्यटन। ठीक है, अगर वो हेल्थ के लिए आ रहे हैं तो। और भारत जो है विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। ठीक है भाई, तो अगर चिकित्सा पर्यटन की बात करते हैं तो भारत नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और यहाँ जो है विभिन्न देशों के लोग चिकित्सा के लिए आते हैं, मतलब कि इलाज कराने के लिए आते हैं, अलग अलग टेस्ट कराने के लिए आते हैं, जो कि उनको अपनी कंट्री में बहुत महंगे दिख रहे होते हैं, यहाँ उनको सस्ते में हो जाता है। अब यहाँ पर और भी देश आपको ध्यान रखने हैं, जैसे भारत तो पता है आपको, ऐसे थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर जैसे जो देश हैं, ये भी कैसे देश है, विकासशील देश हैं ये मतलब कि अंडर डेवलप्ड है, मतलब ये डेवलपिंग नेशंस है, मतलब कि डेवलप ये हो रहे हैं, अभी डेवलप हो रहे हैं, उस पाथ पर है डेवलप होने के, है ना।
तो भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे जो विकासशील देश हैं, ये चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तेजी से उभर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए अपना आ रहे हैं, अलग अलग जो टेस्ट होता है वो कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं इन जैसे देशों में, और भारत सबसे अग्रणी देश बनकर उभरा है चिकित्सा पर्यटन के अंदर। और इसका प्रमुख कारण एक ही है, क्या, कि विकसित देशों की अपेक्षा सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल जाना। विकसित देश में वो सुविधा, वो टेस्ट, वो सर्विस बहुत महंगी है, जो कि विकासशील देश में बहुत सस्ती है। क्या, चिकित्सा सुविधा यानी कि हेल्थ सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि अपना चतुर्थ क्रियाकलाप। अब यहाँ पर तो आपका चैप्टर का एक मेन सेक्शन कह लो तृतीय क्रियाकलाप का वो कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप की। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप जो है बेसिकली ये नॉलेज ओरिएंटेड है, मतलब कि भाई ज्ञान उन्मुख एक सेक्टर आप कह सकते हो, जिसमें एक व्यक्ति जो है या चतुर्थ क्रियाकलाप में जो आने वाले व्यक्ति हैं उसके पास नॉलेज काफी ज्यादा है, उस नॉलेज का यूज वो कर रहा है कुछ वो नया मेथड, कुछ नई चीज को वो डेवलप करने में। ठीक है, तो इसलिए वो चतुर्थ क्रियाकलाप में है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि वो जो आपको पता है मेरे जो रिसर्च वगैरह में जो लोग होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं और कुछ नई चीज बना रहे होते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। ठीक है, चाहे आप सीईओ की बात कर लो, एक कंपनी का जो सीईओ होता है जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, चाहे वो एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हो जो कि डॉक्टर की आवाज सुनकर रिपोर्ट लिखता है ना, वो भी तो भाई अपने ज्ञान का यूज कर रहा है। ये दोनों ही के चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप है ये भी एक सेवा सेक्टर ही है या तृतीय क्रियाकलाप का हिस्सा है, बट ये ज्ञान उन्मुख है जिसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप कह दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर नॉलेज और सूचना मेन है। ठीक है, नॉलेज और सूचना मेन है, जिसके पास ज्ञान है और ज्ञान का यूज प्रॉपर तरीके से कर रहा है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। ये क्रियाकलाप मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। ठीक है, मैंने बताया ना अनुसंधान और विकास पर, मतलब जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट करी जाती है, जो पर्सन रिसर्च और डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है किसी कंपनी के अंदर, वो चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। अब देखो शामिल सेवाओं की बात करूं तो इसके अंदर क्या चतुर्थ क्रियाकलाप का मैं काम करता है। ठीक है, जो चतुर्थ क्रियाकलाप में आ रहा है अब मेरे लिए काम क्या कर रहा है, कहीं से सूचना मिली, क्योंकि चतुर्थ क्रियाकलाप है ज्ञान और सूचना पर आधारित, कि भाई जो सूचना मिल रही है उसको कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कि सूचना मिली, उसके बाद उस सूचना के हिसाब से काम करना, प्रोडक्शन करना, उसके बाद प्रकीर्णन करना, मतलब जो तुमने बनाया उसके उसको फैलाना भी तो है, सूचना को संग्रहण करना अलग अलग जगह ताकि जो तुम्हारा काम है वो बेटर हो सके, तुम्हारा रिसर्च बेटर हो सके, उसके बाद उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद उसको फैलाना, प्रकीर्णन करना, ये सेवाएं शामिल होती चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर जो एक पर्सन कर रहा होता है। और सूचना का उपयोग करके वो नए विचार या उत्पाद बनाना, ये तो मैंने आपको बताया कि जो सूचना मिल रही है उसका उपयोग करके नए विचार उत्पन्न करना और उत्पाद बनाना, प्रोडक्ट बनाना। और इन सेवाओं को अक्सर क्या है उन्नत नमूनों के रूप में देखा जाता है जिनके लिए निम्नलिखित चीजों की जरूरत होती है। तो यही बेसिकली जो मैंने आपको बताया, इन सेवाओं को अक्सर क्या उन्नत नमूनों के रूप में देखा जाता है, एक एडवांस फॉर्म के रूप में देखा जाता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है अगर आपको उन्नत नमूनों की बात कर रहे हो तो इनके अंदर इन तीन चीजों की जरूरत होती ही होती है। क्या, एक विशिष्टकृत ज्ञान, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता ना कि ये रिसर्च डेवलपमेंट, ये सूचना को यूज करके नए प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो एक उसके लिए ज्ञान चाहिए, एक प्रौद्योगिक कुशलता चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी में स्किल्ड होना चाहिए बंदा जिसको टेक्नोलॉजी समझ आ रही है अच्छी तरीके से। और प्रशासकीय सामर्थ्य है, मतलब कि वो लोग अपने अंदर अंडर के जो लोग हैं उनको गाइड भी कर पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला पा रहा है उस कंपनी के अंदर। तो ये क्या एक तरह से सीईओ की जो पोस्ट होती है वो इसलिए होती है, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो जिनके लिए निम्नलिखित चीजों की जरूरत होती है, एक अक्सर उन्नत नमूनों के लिए, क्योंकि ये ऊपर नए विचार और जो उत्पाद होते हैं उन्नत नमूने हैं जिनके लिए ये तीन चीजों की जरूरत तो होती ही होती है। समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे पहले आपका एक पंचम क्रियाकलाप का टॉपिक भी है, उसको इसके बाद देखेंगे, पहले इसको देख लो, इसको देख लो, ठीक है ना। क्या है, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन, यहाँ पर कोई नंबर्स का विभाजन हो रहा है ऐसा नहीं है, टॉपिक खास है, समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो तो अंकीय विभाजन सिंपल सा है। देखो, सूचना और संचार हर जगह समान नहीं है, कहने का मतलब है सूचना और संचार किसी कंट्री में के पास बहुत ज्यादा है, मतलब कोई कंट्री सूचना और संचार के मामले में, जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के मामले की, भाई कोई कंट्री
कितनी तेजी से अपने नागरिकों को सूचना पहुंचा पाती है या कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वहां पहुंचा पाती है। तो विकसित देश तो आगे हैं इस मामले में, और जो विकासशील देश है या जो अविकसित देश है वो पीछे रह गए हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अंकीय विभाजन बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरी दुनिया में असमान रूप से वितरित है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम आईसीटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, से जो अवसर मिलते हैं लोगों को, है ना, वो पूरी दुनिया में असमान रूप से वितरित है। यानी कि हर जगह आपको समान देखने को मिलेगा। जहाँ अब कहीं पर आप, ये नहीं कि हर जगह आप इजीली कम्युनिकेट कर ही पाओगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर कम्युनिकेट पर, किसी जगह पे तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है, इंटरनेट सेवा होती है, आप इजीली किसी को कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है किसी कंट्री में जहाँ पर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सूचना और संचार जो टेक्नोलॉजी है, इस पर आधारित जो अवसर मिलते हैं विकास, इस विकास से जो मिलने वाले अवसर है, ये पूरी दुनिया में समान नहीं है। तो किसी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी जल्दी अपने नागरिकों को आईसीटी तक पहुंच और लाभ दे सकता है। विकसित देश इस दौड़ में आगे निकल चुके हैं, जबकि विकासशील देश थोड़े पिछड़ गए हैं इस मामले में। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकीय विभाजन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये अंकीय विभाजन यानी कि सिर्फ कंट्री कंट्री के बीच में देखने को मिलता है, ये अंकीय विभाजन एक देश के अंदर भी देखने को मिल सकता है। कंट्री टू कंट्री तो वैरी कर रहा है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन एक कंट्री के अंदर भी ये वैरी करता है, यानी अंकीय विभाजन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देश के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नगर वाले एरिया होते हैं, जो पोश एरिया होते हैं, वहां पर तो काफी सुविधाएं होती है, संचार इजीली हो जाता है, सूचना इजीली प्रसारित हो जाती है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आज भी इंटरनेट सुविधा आपको कम देखने को मिलती है, संचार करना मुश्किल हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता है ना। तो ग्रामीण इलाके में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नगरीय इलाके हैं, महानगर हैं, वहां आपको इजीली देखने को मिल रहा है सारी सुविधाएं, ये आईसीटी की। तो देश के अंदर भी, एक देश के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, अंकीय विभाजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस टेक्नोलॉजी के विकास में काफी अंतर पाया जाता है। यानी कि रूस के सारे ही क्षेत्र में आपको वेल एंड डेवलप्ड जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, सूचना और जो आपकी संचार टेक्नोलॉजी वो देखने को मिल रही है। नहीं, किसी भाग में अच्छी होगी, किसी भाग में नहीं होगी। तो इसलिए देश के भीतर भी अंकीय विभाजन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, देश के बड़े बड़े नगर हो गए, महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हो गए और जो दुर्गम क्षेत्र हो गए, मतलब जो बहुत पिछड़े एरिए हैं, दूर वाले एरिए हैं, वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। बस, तो ये क्या है, अंकीय विभाजन ही तो है। इसको चाहे वर्ल्ड लेवल पर देखो, चाहे देश के अंदर देखो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंकीय विभाजन हम कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ एक महानगर वगैरह या नगर में तो कितने बड़े तरीके से चैट कर रहा है, काम कर पा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपको इमेज क्या दिखाना कोशिश कर रही है, अंकीय विभाजन दिखाने की कोशिश कर रही है। ऊपर वाले जो इमेज है यहाँ पर दिखा रहे कि वेल एंड डेवलप्ड जो है यहाँ पे सूचना और जो संचार टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है भाई, आगे चलें। आगे हम बात करेंगे पंचम क्रियाकलाप की। क्या? पंचम क्रियाकलाप की। देखो, तो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, सबसे टॉप के जो निर्णय लिए जाते हैं, वो जो भी ले रहा है वो पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा है। सीधी सी बात, ध्यान रखना है। और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में बहुत माइनर सा अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है। ये कह लो भाई अंतर ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट कंफ्यूज नहीं होगे, मैं बताने वाला हूँ ना आपको। इसलिए देखो, तो उच्चतम स्तर के जो निर्णय लिए जाते हैं, इन नीतियों का निर्माण करा जाता है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जितने भी नेता हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये नीतियां बना रहे होते हैं, है ना, पॉलिसीज बना रहे होते हैं, निर्णय ले रहे होते हैं। तो ये पंचम क्रियाकलाप के रूप में अपना काम कर रहे हैं। इनमें ज्ञान आधारित उद्योगों, जो कि सामान्य चतुर्थ क्रिया सेक्टर से जुड़े होती हैं, वह सूक्ष्म अंतर होता है ना। तो जो चतुर्थ सेक्टर जो कि भाई ज्ञान पर आधारित होता है, उससे बहुत सूक्ष्म अंतर होता है पंचम क्रियाकलाप में, क्योंकि इसमें भी ज्ञान चाहिए ना भाई। अब तुम फाइनेंस के ऊपर कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो फाइनेंस की नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो वहां भी तो तुम कुछ नए नए विचार उत्पन्न कर रहे हो। तो चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में माइनस अंतर बस इतना है, यहाँ पर कुछ नए विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, नए उत्पाद कर रहे होते हैं, बस यहाँ पर तुम। और यहाँ पंचम क्रियाकलाप में पॉलिसीज बन रही होती है, पॉलिसी को लागू करना होता है, नीतियों का निर्माण करना होता है, वो पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है। तो पंचम क्रियाकलाप क्या होती है? पंचम क्रियाकलाप वो सेवाएं होती हैं जो कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करे,
उनका पुनर्गठन करे, उनकी व्याख्या करे, आंकड़ों की व्याख्या करे। अब मान लो एक देश में जो जितने भी लीडर्स हैं जो कि पॉलिसी वगैरह निर्माण कर रहे हैं, अब जो पॉलिसी उन्होंने पहले बनाई होगी, है ना, अब उससे क्या आंकड़े मिल रहे, कितना उस इम्प्लीमेंट करने से कितना लाभ मिला, ये सब का आंकड़े इकट्ठे करने के बाद फिर से उस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट, फिर से उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना, ठीक है, पुनर्गठन करना, फिर उसकी व्याख्या करना, है ना, ये सब पंचम क्रियाकलाप में आता है। उस पॉलिसी को फिर से सही तरीके से लागू करना और प्रॉपर तरीके से, ताकि लोगों को लाभ मिले। तो ये सब देखना और कितना लाभ मिला नहीं मिला, ये सब जो देखा जाता है पंचम क्रियाकलाप के अंदर ही होता है। तो यही बताया गया है कि जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना करना, उनके पुनर्गठन करना, कि भाई वो सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसकी व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, उन आंकड़ों का प्रयोग करना, और नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित करना, ये सब पंचम क्रियाकलाप में आता है। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है, ये सब काम वो कर रहे होते हैं जो कि पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा होते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर तो आपके जितने भी टॉपिक हैं बुक के अंदर वो तो कवर हो गए हैं। एक बाह्य स्रोतन का टॉपिक और देख लो जो कि आपके एक बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, समझना जरूरी है। अगर समझ गए तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ बाह्य स्रोतन, ठीक है, क्या बोलूँ मैं, बाह्य स्रोतन, ठीक है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई ठेका देना। क्या? ठेका देना, सीधी सी बात है। तो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या हो जाएगा? ठेका देना। तो बेसिकली होता क्या है भाई, बाह्य स्रोतन जो है दक्षता को सुधारने के लिए, तो लागतों को कम करने के लिए, लागतों को घटाने के लिए किसी भारी अभिकरण, अभिकरण मतलब क्या है, संस्था है, उसको सौंपना है। ये क्या हो जाता है आपका बाह्य स्रोतन हो जाता है। कहने का मतलब है पैस थोड़ी लागत घट जाए और काम बढ़िया हो जाए। दो चीज होती है बस बाह्य स्रोतन के अंदर, काम बढ़िया हो जाए और सस्ते में हो जाए, काम बढ़िया हो जाए सस्ते में हो जाए, ठीक है ना। और जो इसको कर दे उसको ठेका दे दो, वही बाह्य स्रोतन है, ठीक है। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, अब वो किसी कंट्री के अंदर, अब जो है बिजनेस उनका मान लो यूएसए में है, बिजनेस यूएसए के अंदर है, लेकिन काम उनका इंडिया के अंदर भी हो रहा है, इंडिया के अंदर भी उनकी सर्विस बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपने जितने भी देखा होगा भाई, कॉल सेंटर वगैरह सबको फोन वगैरह आते रहते हैं किसी कंपनी के साइड से, तो ये करते हैं यूएसए वाले यहाँ पर कॉल सेंटर सेटअप कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखिए कॉल सेंटर सेटअप कर देते हैं ताकि जो है यहाँ पर इंडिया के लोगों की जो नीड्स वगैरह हैं वो पूरी फुलफिल हो जाए, जो इनकी क्वेरी वगैरह वो ठीक हो जाए, है ना। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इंडिया में ठेका दे दिया, बाह्य स्रोतन कर दिया, ताकि वो उनको कस्टमर सपोर्ट इजिली मिल जाए अच्छे से, है ना। तो वही कहने का मतलब है, लागत कम आ जाए, काम बढ़िया हो जाए, दक्षता को सुधारने के लिए बाह्य स्रोतन का यूज करा जाता है। तो जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अवतरण यानी ऑफ शोरिंग कहा जाता है। देखो बाह्य स्रोतन एक कंट्री के अंदर तो हो ही सकता है, कहने नो डाउट, बट यही बाह्य स्रोतन जब समुद्र पार के स्थानों पर करा जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करा जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अवतरण कह देते हैं, इंग्लिश में बोले तो ऑफ शोरिंग कह देते हैं। बस ये होता है बाह्य स्रोतन का मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर फिनिश होता है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो कमेंट में पूछ लेना फिर भी। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।